गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग ईएम वेव कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हमने कुछ दिन पहले लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज शुरू किया था, जिसमें हमने बोला था कि 8 चैप्टर से 100 मार्क्स से ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके मॉडर्न फिजिक्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, अल्टरनेटिव करंट, ईएम वेव, यूनिट डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो हमने मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर लिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म किया है, रे ऑप्टिक्स खत्म किया है, यूनिट डायमेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म किया, और हमारे पास 3 चैप्टर बचे हैं। आज हम लोग ईएम वेव और सेमीकंडक्टर खत्म करेंगे। अभी 5 बजे ये लेक्चर अपलोड हो रहा होगा और आपको 10 PM को मिल जाएगा, और कल सुबह ये आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आप 8 चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर पाएंगे और आपके लगभग 100 मार्क्स से ऊपर आपके बन सकते हैं इस साल के एग्जाम में, नेट फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए ईएम वेव शुरू करते हैं। इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। और जिनको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उनके लिए मैं टाइम स्टैम्प ऐड कर दूंगा, आप बस क्वेश्चन सेक्शन में चले जाना और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें क्या होता है। जब भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों ने एक ईएम वेव प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ऐसे ऐसे ये प्रोपागेट करते जाते हैं। और इनके कहां पर अगर ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में प्रोपागेट करते 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 जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता है, बस इतना आपको याद रखना। अब चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट की ओर। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या कहता है, जैसे कि कैपेसिटर को हम लोग अगर चार्ज करते हैं तो क्या होता है, ये खाली एरिया, आप सबको तो पता होगा कि जो करंट होता है वो वायर से तो फ्लो करता है, लेकिन ये खाली एरिया पे कैसे फ्लो कर सकता है, मतलब नॉर्मल से एयर में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो उस जगह पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट का पैदाइश हुआ, जहां पे उसका वैल्यू जो होता है वो मतलब कंडक्शन करंट के बराबर ही होता है, यानी आईसी के बराबर होता है, लेकिन वो जो प्रोड्यूस होता है उसका रीजन कुछ अलग होता है। जैसे कि कंडक्शन करंट किसकी वजह से आता है, dq/dt की वजह से आता है, यानी कि वो चार्ज के फ्लो की वजह से आता है, लेकिन ये किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चेंज होता है यहाँ पे उसकी वजह से आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ε0d∅/dt। तो ये आपको याद रखना, जब भी मतलब आपको पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट करंट तो आप ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं मैक्सवेल के 4 इक्वेशन समझते हैं। सबसे पहला इक्वेशन आपको पता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फिर आपको ये B.ds जो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता ये बताता है, और ये आपका मैग्नेटिज्म में है EMF निकालने के लिए -d∅/dt। तो इसमें बस एक ही फॉर्मूला है जिसमें चेंजेस आए हैं, वो है ये वाला फॉर्मूला B.ds जो एम्पियर सर्कुलर लॉ था μ0I, उसमें बस एक चेंज आया कि I के जगह पे IC+ID है। जब I एग्जिस्ट करता है तब ID एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वायर में ID एग्जिस्ट नहीं करता, और जब ID एग्जिस्ट करता है तब IC एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इसका जो वैल्यू है एम्पियर सर्कुलर लॉ में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो μ0I ही आने वाला है, लेकिन जो एक्चुअल चीज है वो ये वाला चीज है कि इसमें μ0 × IC+ID होना चाहिए, और इन दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ मैक्सवेल का जो इक्वेशन है वो भी हमने खत्म कर लिया। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज। जब भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा होगा तब एक ईएम वेव वो प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहली बात, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डिरेक्शन होते हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जो वेक्टर निकलेगा वो हमेशा पैरेलल किसके साथ होगा, वो सी के साथ पैरेलल होगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ पैरेलल होगा। और इसका एक फॉर्मूला भी है E/B = C। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक इक्वेशन है Ex का, अगर x में प्रोवाइड कर रहा है तो E0 sin α sin ωt - kz I कैप, क्योंकि I में x में ये प्रोपागेट कर रहा है, और अगर ये y में प्रोपागेट, क्योंकि ये x में कर रहा है तो ये y या फिर z में करेगा, तो चलिए y में मान लेते हैं हमने प्रोपागेट कर रहा है B0 sin kx - kz। तो इसमें से क्या वैल्यू निकल के आता है, v का वैल्यू जो निकलता है वो ω/k निकलता है, इसका बाय इसका। ठीक है, और उसको हम लोग अगर वैक्यूम में निकाल रहे हैं तो वो c बन जाता है, और किसी मीडियम में निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग v लिख सकते हैं। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है c का, वो क्या होता है, c का फॉर्मूला क्या होता है, 1/μ0 ε0 रूट अंडर के अंदर होता है। ठीक है, ये वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, और जो किसी मीडियम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है 1/μm × इसको हम लोग यूज भी करेंगे अभी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इसमें से POI के भी बनते हैं। ठीक है, और फिर याद रखना है μ = C/V मीडियम, मतलब ये कहां पढ़े थे हम लोग, रे ऑप्टिक्स में कल ही पढ़े थे कि जो म्यू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है वो C/Vm होता है, यानी कितना टाइम रोका गया है स्पीड ऑफ लाइट को। अब बात करते हैं एनर्जी इन ईएम वेव्स में। एनर्जी इन ईएम वेव में क्या होगा, सबसे पहले आपको याद रखना है ERMS, जिसका वैल्यू होगा E0/√2। E0 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये मैक्सिमम वैल्यू किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो ये BRMS लिखना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BRMS। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी ईएम में अगर 10 का एनर्जी है तो 5 का एनर्जी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलेगा और 5 का आपको मैग्नेटिक, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसके ऊपर ही POQ आ रखे हैं तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अब ये चीज आपको याद रखना है कि अगर एवरेज एनर्जी निकालना हो इसका तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, और इसमें भी हाफ, बस यहाँ पे 1/μ0 हो जाएगा और BRMS का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम है, बस इसमें बस इतना छोटा सा चेंज आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी में कुछ नहीं, ये बस एवरेज एनर्जी के साथ आपको C में मल्टीप्लाई कर देना है, तब आपका इंटेंसिटी भी आ जाएगा और ये आपका ये भी आ गया। इंटेंसिटी इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आता है सबसे मेन चीज, फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, जिसको मैंने मॉडल फिर से पढ़ा रखा है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये चीज को भी देख लेना अगर आपको देखना हो तो। वैसे वो उसका ही टॉपिक है, वहां पे आप वहां को पढ़ सकते हैं इसको। फिर EM स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। EM स्पेक्ट्रम में क्या होता है, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, ऐसे सारे रे होते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ गामा रे से रेडियो वेव की ओर बढ़ेंगे तब आपका जो लैम्बडा है, मतलब यानी कि वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगा, और वेवलेंथ बढ़ने से आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो घटता है, और फ्रीक्वेंसी घटने से आपका एनर्जी भी घटता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गामा रे। गामा रे का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 10⁻20 से 10⁻24 हर्ट्ज के बीच में होता है, और उसका जो वेवलेंथ होता है वो लेस देन 10⁻12 मीटर होगा। ये न्यूक्लियर प्रोसेस में यूज होता है। सेम चीज एक्सरे का ये होता है रेंज, और ये आपका मेडिकल इंजीनियरिंग में चेंज होता है। मैं इसको ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ, खुद भी पढ़ सकते हैं इसको, ऐसा कुछ समझने लायक है नहीं, आपको बस इसमें याद रखना है, रट्टा मार के याद रख लेना ये सारे का रेंज। ये सैनिटाइजेशन के लिए यूज होता है। ये जो विजिबल लाइट होता है वो हमको दिखता है, ये देखने में काम आता है, तो इसको आप विजिबल लाइट को ऐसे याद रखने। और इसका जो रेंज है इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आपको सोल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, ऐसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो को भी याद रख सकते हैं, और रेडियो तो अभी आप लोग जो सेलफोन भी यूज कर रहे हैं वो भी इसके ऊपर ही काम करता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन 2019 में आया था, एक ही क्वेश्चन आया था उस साल 2019 में, ओडिशा का जो एग्जाम हुआ था उस साल, ओडिशा का एक्स्ट्रा एग्जाम हुआ था साइक्लोन की वजह से। तो चलिए उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिलेटिव परमिटिविलिटी एंड परमिटिविटी μr एंड एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1.0 एंड 1.44 रेस्पेक्टिवली द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। सबसे पहली बात आपको यह आना चाहिए कि यहाँ पे मतलब जो फॉर्मूला होता था वो क्या था, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा वेलोसिटी का 1=1/μm इंटू एप्सिलॉन m का रूट अंडर। इसको अगर एलाबोरेटली लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/μr एप्सिलॉन r इंटू μ0 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आपको पता है जो ये वाला जो चीज है इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, इसका वैल्यू c के बराबर होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग c डिवाइडेड बाय μr इंटू एप्सिलॉन नॉट r रूट अंडर भी लिख सकते हैं। तो हमको v का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, c बाय 1.0 इंटू 1.44। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा c बाय 144/100 का रूट अंडर। इसको अच्छे से लिखेंगे तो ऊपर 3 इंटू 10⁸ लिख लेते हैं, क्योंकि उसके फॉर्म में हमको निकालना है। ये आपका 12/10 हो जाएगा। ऊपर ये चला जाके इसको क्या बना देगा, इसको बना देगा 30 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय आपका 12 है। 12 को इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आपका 2.5 आएगा, और 10 आपका 8 इसमें आंसर है, सॉरी ये 8 है, तो आपका आंसर 1 आता है। ठीक है, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको देखना है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, जिस साल के 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। तो ये देखते हैं, लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स, फ्लक्स माने सीधा जानना है आपको, वेवर आप देख लेंगे, जैसे ही आपको इंटेंसिटी याद आनी चाहिए। ठीक है, इसका यूनिट अगर W है, वेवर है, तो आपको इंटेंसिटी याद आना चाहिए। फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी ये वाट पर cm स्क्वायर है, इसको आप लोग वेवर भी मान सकते हैं। फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया भी गिवन है। द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पेंड। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे लिखोगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि I इक्वल्स टू होता है एनर्जी बाय यूनिट इंटू टाइम। आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी को क्या लिखेंगे, I इंटू ए इंटू टी लिखेंगे। ठीक है, I क्या गिवन है, I आपका गिवन है 20 cm स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, उसको आप लोग कैसे लिखेंगे, 10⁻⁻4, तो ऊपर आपका 10⁻4 आ जाएगा। फिर आप इसको लिख सकते हैं, तो cm तो ऐसे ही कटने वाला है। ठीक है, इसको तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि ये cm स्क्वायर में ही है, तो इसको ऐसे ही कट जाएगा ये। फिर आपका ये एरिया कितना है, 20 है, और आपका जो एनर्जी है वो आता है 60 सेकंड आपका ये आता है टाइम। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, 20 400 इंटू 60, तो ये इसको आप लिखेंगे तो 24 इंटू 10⁻3, तो इसको आप लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻3, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सीधा आंख बंद करके आपको 1:1 लिखना है, क्योंकि एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है,
एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर आपका इंटेंसिटी का हो, वो सेम ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो आंख बंद करके आपको 1:1 लिखना है। फिर चलते हैं 2021 के पेपर में। 2020 में 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया, अब 21 के पेपर हम लोग सोल्व करते हैं। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है, गिवन दिया गया है। द डिस्प्लेसमेंट करंट, अब हमको डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट और इसका जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, तो इसके थ्रू भी हम लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू होता है, dq/dt होता है, और dq/dt क्या होता है, IC होता है। आपको पता है Q इक्वल्स टू CV होता है, आपको ये पता ही होगा कैपेसिटेंस का जो रिलेशन होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt ऑफ CV। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, IC इक्वल्स टू d, ये C बाहर आ जाएगा, ये इसको एक मिनट ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा, ये आपका C इधर जो है वो बाहर आ जाएगा, dV/dt बन जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर आने वाला है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा IC इक्वल्स टू C इंटू V0, तो ऐसे आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा और उसका cos ओमेगा t मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, देखिए IC, यहाँ से आप ID भी लिख सकते हैं क्योंकि IC और ID का वैल्यू सेम होता है। तो ID यहाँ से क्या निकालेंगे आप, V0 ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी आना चाहिए, V0 ओमेगा इंटू कॉस, तो 1 आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, यह क्या लिखा है, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग इन x डायरेक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्रोपागेशन पूछा गया है, तो वो क्या होगा, अगर आई कैप में ये हो रहा है तो बाकी जे और के में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है हमारा ऑप्शन। तो चलिए एक पहले तो एक ये बना लेते हैं और इसमें से सारे को हम लोग समझेंगे। ये आपका आई हो गया, जे हो गया और के हो गया। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे जे प्लस के, यहाँ पे जे प्लस के, तो इन दोनों पैरेलल हैं और दो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल कभी भी नहीं हो सकते, सेम वेक्टर नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, माइनस जे, यहाँ पे माइनस जे ऐसे होगा और आपका के किधर होगा, इस तरफ होगा, तो ठीक है, के इस तरफ है, इसको ऐसे मानते हैं, के को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं तो हमको आसानी होगी समझाने में। इसको हम लोग के मान लेते हैं और इसको हम लोग आई मानते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको आसानी हो क्योंकि ये दिखेगा प्लेन में हमको अच्छे से, तो हम वहां से समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या समझेंगे, माइनस के किस तरफ होगा, माइनस के इस तरफ, सॉरी माइनस जे इस तरफ होगा और आपका के किस तरफ होगा, इस तरफ, तो उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब माइनस जे और माइनस के ये होगा तो उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, ठीक है। इस ऑप्शन को हम लोग टिक करके रखे रहते हैं। फिर हम लोग जे और के को चेक करते हैं, जे और के में ये जे प्लस के तो इधर आएगा इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, ये दोनों एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल भी नहीं हो सकते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दोनों सेम वेक्टर हैं, फिर से पैरेलल नहीं हो सकते, तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो इसमें ही जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, ई और बी जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं और उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आई के थ्रू आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है व्हेन लाइट प्रोपागेट्स थ्रू ए मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट v इज गिवन बाय दिस मच। ओके, ठीक है, हमें पता है v का वैल्यू क्या होता है, 1/μ इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ये मीडियम एंड मीडियम। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमने अभी निकाला था कि c/εr म्यू आर, हमें अभी ऊपर जस्ट निकाला था, तो आंख बंद करके ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ आपका मैच द कलम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले कुछ वेव्स दिया गया है और उनका रेंज दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि रेडियो वेव जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको पहले तो यहाँ पे टिक करना है, ये सेकंड ऑप्शन आपका हो गया, ठीक है। अब चलते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव उससे थोड़ा छोटा है, तो उससे थोड़ा छोटा कौन सा है, 10⁻² आपका हो गया, 10⁻²। और सबसे छोटा कौन होता है आपका, सबसे छोटा जो होता है वो होता है एक्सरे होता है, इंफ्रारेड उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये माइक्रोवेव किसका लिखेंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन लिखेंगे, और एक्सरे को लिखेंगे 1, तो इंफ्रारेड ऑटोमेटिक आपका थर्ड, सॉरी ये बन जाएगा IV। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में आप ढूंढिए कि ए पहले तो ए सेकंड कहाँ है वो ढूंढिए, ए सेकंड एक ही ऑप्शन में है, और यहाँ से आपका बी भी थर्ड बन रहा है, बी फोर्थ बन रहा है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। तो AM रेडियो वेव आपका 10⁻² हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो माइक्रोवेव भी हो गया आपका 10⁻², ठीक है, 3 हो गया माइक्रोवेव आपका, इंफ्रारेड हो गया 4 और ये एक्सरे हो गया आपका 1। ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं इधर, शायद हमें देखना पड़ेगा। इंफ्रारेड ये रहा ऑप्शन में, बी इक्वल टू थर्ड आपका गिवन है, बी थर्ड गिवन है, और आपका जो इंफ्रारेड है वो, सॉरी इंफ्रारेड आपका वी गिवन है, तो ये ऑप्शन है आपका सही, ठीक है। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को नीट 2023 का पेपर नहीं मिला जिसकी वजह से हमने क्वेश्चन नहीं निकाल पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसका भी क्वेश्चन निकाल लूं। और चलिए आज के लिए मतलब इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।